जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसी का आज ये पॉलिटी का आपका चौथा लेक्चर है, जिसमें से हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पेपर कराए गए हैं, जैसे कि लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, उन्हीं सभी का हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ये आपका पॉलिटी का चौथा लेक्चर है। और हमने हिस्ट्री का आपको हिस्ट्री ख़त्म कर चुका है, एंशिएंट ख़त्म कर दिए हैं, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप लोगों ने क्लास ना देखी हो तो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 50% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाएंगे। और आप एक्सप्लेनेशन सहित पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपका कोई क्वेश्चन जीएस का नहीं छूटेगा। जितने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए जाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपका जो पेट हो गया इसमें इस पर आपका जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए क्लास को ज़रूर देखिएगा और आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिएगा। अगर आपने हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं, जहाँ कल छोड़े थे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने 177 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। यानी कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी। तो कौन सी सालगिरह था? क्वार्टर थे, यानी 1/4 थे, यानी कि 25वीं थे। हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन। 1992 संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा अमेंडमेंट था? तो इसको इसी के बारे में जस्ट पढ़ाया था अभी कल। तो ये आपका 73वां अमेंडमेंट था। इसके तहत आपका पंचायत ऐड किया गया था और 74 के तहत आपका नगर पालिका ऐड किया गया था। तो इसका किस वर्ष किया गया था? 1992 में संसद द्वारा ये 73 संविधान संशोधन किया गया था और इसी के तहत पंचायती राज जोड़ा गया था। अगर बात की जाए संविधान संशोधन किस पार्ट में जोड़ा गया था, तो ये भाग 9 में जोड़ा गया था। और इसका आर्टिकल जो अनुच्छेद है 243 है, और 243 ए से स्टार्ट होकर 243 ओ तक जाता है। और टोटल इसमें कितने विषय हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। पंचायत राज में कितने टोटल? 29 सब्जेक्ट हैं। अब आते हैं हम लोग संविधान के डे संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो वो 103 के तहत दिया गया था। इसके तहत 103 के तहत ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था। आते हैं हम लोग, यानी 103 संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को कितना 10% आरक्षण दिया गया था। और इसको लागू किया गया था 2019 में लागू कर दिया गया था। और इसको सर्वप्रथम जो लागू करने वाला स्टेट है वो कौन सा था? गुजरात था। किस वर्ष में संविधान संशोधन का सर्वप्रथम किया गया था, यानी कि किस वर्ष सबसे पहले संविधान संशोधन किया गया था? सबसे पहले संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने तो राज्य को शक्ति प्रदान किए गए थे, राज्यों को पावर दिए गए थे। और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण भी, संपत्ति यानी कि लैंड के लिए भी कानून बनाया गया था। और इसी में ही भूमि सुधार नवी अनुसूची जुड़ी गई थी। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73 बता चुके हम, किससे है? पंचायती राज से है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 40 में भी इसका उल्लेख किया गया था। क्या किया गया था? कि ग्राम पंचायतों का व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं का
संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया है। तो किससे किया गया है ये? 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। कौन सा? 73। आपका ये पंचायती राज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा आप लोग। तो देखिए आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत के किस संविधान के संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो बता चुके हमने कौन सा था ये, 1992 में किया गया था और 73rd संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध किससे है ये आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। किससे है? संविधान संशोधन से प्रक्रिया संबंधित है। और ये कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया? ये आपका साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और संविधान संशोधन का पावर किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो किस संविधान संशोधन लाया गया था? ये 42 संविधान संशोधन ऐड किया गया था। और इस टाइम टोटल 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से 3 वर्ड थे प्रस्तावना में? प्रियम्बल में कितने वर्ड ऐड किए गए थे? 3 वर्ड। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कब ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत लिमिट किए गए थे कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं? तो आपका 91वां संविधान संशोधन था। और 2000 कब आया था? 3 में आया था। जो कि बताया गया था कि किसी भी राज्य या सेंटर में 15% से टोटल सांसदों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो ये कौन सा था? ये 1989 का 61वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 21 साल से घटाकर 18 वर्ष वोटिंग के राइट कर दिया गया था। तिहत्तरवें संविधान संशोधन तो बता चुके किससे संबंधित है? पंचायत संबंधित है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ से? 243 से लेकर 243 तक है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट शामिल हैं पंचायत में? 29 हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो 52वां संशोधन किससे संबंधित है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। और ये कब लाए गए थे? राजीव गांधी के टाइम पर 1985 में लाया गया था ये। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा है? किसी राज्य का गठन करने के लिए। क्या कह रहा है? किसी नए राज्य का। इसको गौर से पढ़िएगा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो अनुसूची कौन सी होगी आपकी? है पहली अनुसूची होगी, क्योंकि इस टेरिटरी यानी टेरिटरी किस में दिया है? आपका अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। जो कि करंट टाइम पर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और आपका 8 यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? जो देश के नियम में संस्था है कौन सी है जो परिवर्तन कर सकती है? तो हमने बताया अभी कि पार्लियामेंट के द्वारा ही कानून लाए जाते हैं, यानी बिल लाए जाते हैं, उसके बाद पास किए जाते हैं। कौन है वो? पार्लियामेंट संस्था है। अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो कौन सा किया गया? ये नीति आयोग गठित किया गया था। कब? जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी। का फुल और ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जो करंट टाइम पर कौन उपाध्यक्ष? डॉक्टर सुमन बेरी हैं। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था इसमें कौन से नहीं है? इसमें आपका योजना आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है। आर्थिक अनुसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है, यानी कौन होता है? तो कौन होता है इसका? वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। जो आर्थिक अनुसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं, अभी बताया जस्ट हमने। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात हम लोग। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था? यानी क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर कौन सी भाषा घोषित किया गया था? 2004 में तमिल को किया गया था। तमिल को कब किया गया था? 2004 में किया गया था। और टोटल करंट टाइम पर क्लासिकल लैंग्वेज कितनी? 6 हैं। टोटल कितनी हैं क्लासिकल लैंग्वेज? 6 हैं। आपका तमिल हो गया, उसके बाद संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। उड़िया सबसे लेटेस्ट आपका क्लासिकल लैंग्वेज। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की आयुक्ता के संबंध में निर्णय लेती है? तो जो सांसद होते हैं उनके आयुक्ता का निर्णय कौन लेता है? तो उसका निर्णय लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 103 के तहत संसद सदस्यों की आयुक्ता की निहरता संबंधी विवाद का विनिश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श से, यानी कि निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उनको निलंबित कर सकता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? यानी कि कोई राजनीतिक पार्टी स्टेट की पार्टी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको क्या करना होता है कि किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वोट उसको मिलना चाहिए। कितना? 6%। और कम से कम क्या होना चाहिए? 2 सीट भी उसको मिलना चाहिए। 6% वोट का कम से कम 2 सीट मिलना चाहिए, तो उसको स्टेट के पार्टी दे दिया जाएगा दर्जा। वही किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के क्या क्या कंडीशन दी हैं? दल ने राज्य की विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में कुल सीटों का 3%, कितना? सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। 3% या 3 सीटें या जो भी अधिक हो, यानी कि मिनिमम 3 सीटें या जितना परसेंटेज के हिसाब से आता हो। लोकसभा चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में से 1 सीट जीती हो। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो और इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों प्राप्त की हो।
और क्या है, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% वोट प्राप्त किया होगा। सीट नहीं निकाल पा रहा तो 8% वोट पाना चाहिए उसको। अब आते हैं हम लोग, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है चीफ इलेक्शन कमीशन के? आर्टिकल 324 के तहत इसका प्रधान है, जो कि इसका मुख्य, इसका कार्यकाल कितना का टाइम होता है? 6 साल का होता है इनका कार्यकाल, चीफ इलेक्शन कमीशन का। और इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? तो घृणाजनक भाषण और पुतला जलाना, ये निषेध है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये भी सही है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी सही है। यानी कि इस हिसाब से सभी स्टेटमेंट सही हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? तो पहले 21 साल थी, अब इसकी 18 साल कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कितने कर दी गई है? 18 साल कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष क्या है? तो अभी बताया हमने कितनी है, 65 वर्ष है चीफ इलेक्शन कमीशन की। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर? 3 स्तर हैं। एक ग्राम लेवल, एक ब्लॉक लेवल और एक स्टेट जिला लेवल। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसमें तो द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम पार्टी नहीं है। और करंट टाइम पर 8 नेशनल पार्टी हैं, जो कि अभी लेटेस्ट दिया गया है। तो टोटल 8 नेशनल पार्टी हैं। बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, उसके बाद आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीएम, जो सीपीआई एम है वो है, और यानी कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपकी ये है। और एनसीपी को हटा दिया गया अभी, और क्या टीएमसी को भी हटा दिया गया है। नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी, ये नेशनल पार्टी बन चुके हैं। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी जीतते हैं, यानी कितनी सीटें जीतते हैं, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यानी 3 विभिन्न राज्य से चुने जाएं और कितनी सीटें मिनिमम जीती होनी चाहिए। तो मिनिमम सीटें कितना होनी चाहिए? 11 सीटें होनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए कौन क्या मानता होना चाहिए? तो लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त के साथ राज्य या राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। यह क्या है? लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीती गई हों, या उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो बीजेपी कब बनी थी? 1980 में बनी थी। अब हम लोग जाते हैं आर्टिकल, शेड्यूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इससे क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो मनी बिल को कौन परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110 ये मनी बिल को परिभाषित करता है। और ये कंफर्म करने के लिए कि मनी बिल है या नहीं है,
इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 किसके बारे में है? इस संघ की राजभाषा के संबंधित है, यानी कि लैंग्वेज से संबंधित क्या है? 343 है। विधायी मामलों में दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा को किस विधायकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं? तो धन विधायक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हो सभी को। धन विधेयक को छोड़कर लगभग क्या है? सभी शक्तियां सबको समान है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत के संविधान में किस यानी कि टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, यानी 12 शेड्यूल्स हैं। उसको हमने आपको बताया भी था कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, क्या बताया था हमने? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। टी स्टैंड फॉर टेरिटरी, ई स्टैंड फॉर इमॉल्वमेंट्स एंड सैलरी, और ए स्टैंड फॉर ओथ एंड अफर्मेशन, और आर स्टैंड फॉर राज्यसभा। इस तरह आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के बारे में आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र है। और आर्टिकल 24 में दिया है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में काम कराना निषेध है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं हम लोग, धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 15 में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो अभी मुझे बताइए आर्टिकल किस में? 24 में है। उसके बाद अपृष्टता उन्मूलन, ये किस में है? अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17 में है। कुछ मामले में गिरफ्तारी तथा निरोध, गिरफ्तारी से संरक्षण, तो किस में? आर्टिकल 22 में है। क्या हो जाएगा? 2314 हो जाएगा। तो 2314 आपका बी नंबर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की दी गई निम्न से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो किस में दल विरोधी कानून है? तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। किस अनुसूची में? 10 अनुसूची में है। और ये कब लागू किया गया था? ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 5वीं अनुसूची क्षेत्र, 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य या पंचायत अनुसूचित तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? ये कितना है? इसमें 10 है। कितने राज्य हैं? टोटल 10 राज्य हैं। 1996 को जो पेशा एक्ट पास किया गया था, यह कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के 10 राज्यों में लागू है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं आपके? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान और तेलंगाना राज्य शामिल हैं। अनुच्छेद यानी कौन सा अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा? तो कौन है संयुक्त बैठक के लिए? 108 आर्टिकल है, उसके द्वारा क्या करते हैं? राष्ट्रपति दोनों लोकसभा और राज्यसभा को साथ बुलाते हैं। अगर किसी विधेयक में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तब दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि राज्यसभा अध्यक्ष।
राज्यसभा के विशेषज्ञ द्वारा इस आशय का प्रस्ताव अपनाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो आर्टिकल 249 के तहत दिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत दिया गया है? 249 के तहत ये दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद मानव क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है? तो आर्टिकल आपका 23 है। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से आर्टिकल आपका 23-24 है, जिसमें कि 23 में दिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और 24 में आपका बाल मजदूरी से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अप्लाई, ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। किस में दिया है? आर्टिकल 14 में दिया है। और समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आपका ब्रिटेन से है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ संरक्षण ये आप यूएसए से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? 5 से 11 किसे हैं? इस सिटीजनशिप से हैं, भारत की नागरिकता से, जो कि भारतीय नागरिक 5 तरह से अपना राइट से प्राप्त कर सकता है। यानी कि भारतीय नागरिक किस तरह से बन सकता है? जन्म से बन सकता है, वंश परंपरा से बन सकता है, पंजीकरण से बन सकता है, देशीकरण से बन सकता है, भूमि के अर्जन द्वारा बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो 300A किसकी गारंटी देता है? ये प्रॉपर्टी से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार देता है, जो कि पहले संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया था और टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। सॉरी, फर्स्ट नहीं, ये 44 संविधान सभा के तहत हटाया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? 324 से लेकर 329 तक किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। हमने अभी जस्ट पीछे बताया था, इलेक्शन कमीशन जब बताया था तो उससे संबंधित किससे है? 324 से लेकर 329 से इलेक्शन कमीशन संबंधित है। और किस पार्ट में दिया है? पार्ट 15 में दिया है, पानी के भाग 15 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? किस में किया गया है? अभी जैसे बताया हमने 324 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो 243 किसकी व्याख्या करता है? ये पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? किस आर्टिकल के तहत ये शुरू किया गया था? ये आर्टिकल 18 के तहत स्टार्ट किया गया था। कौन कौन से? भारत रत्न या पद्मश्री? और आपका आर्टिकल 17 है, वो कैसे संबंधित है? अस्पृश्यता से अंत का प्रावधान करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो यूपीएससी के बारे में दिया गया है, ये आर्टिकल 315 में है। और आपका लोक सेवा आयोग क्या है? कि संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थलों और इनकी सभी की सुरक्षा करेगा। तो ये आपको कहाँ पर दिया है? पहली बात तो ये आपका डीपीएसपी में दिया हो गया है। कहाँ पर? डीपीएसपी में। और आर्टिकल ये 49 के तहत एक्सप्लेनेशन इसमें है। अगर अर्थ 50 की बात की जाए तो 50 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो क्या कहता है? दोनों का सेपरेशन का बताता है, यानी कि दोनों सेपरेट रहेंगे, दोनों का पावर। और आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 48 यानी कि अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का संगठन यानी गाय के वधों का निषेध किया गया है। और आर्टिकल 48 का इसमें दिया गया है क्या? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा जीवों का संरक्षण। भारत के संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है? तो कौन सी है अनुसूची है? ये आपकी 6वीं अनुसूची है। क्या है? 5वीं अनुसूची में दिया है शेड्यूल एरिया दिया है, और छठी सूची में क्या दिया है? अदर शेड्यूल एरिया दिया है। अदर में क्या आ जाता है आपका? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम आता है। भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? सेकंड भाग किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से है। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसमें कौन सा अनुसूची है? 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये क्षेत्र छोड़कर इसमें किया गया है, और ये क्षेत्र के लिए जोड़ा गया है तो 6वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। 4थी अनुसूची आपके राज्यसभा से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाएगा? वित्त आयोग का गठन कब किया जाएगा आपका? ये हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे कि सेंटर में किया जाता है और स्टेट में किया जाता है, उसी तरह 243 आई के अनुसार भी किया जाएगा हर 5 वर्ष के लिए। और 280 के तहत क्या है? केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो ऑर्डिनेंस जारी करने का 123 आर्टिकल के तहत कर सकता है, यानी कि 123। और गवर्नर के पास क्या होता है? 213 होता है, यानी कि 213। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र है? वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 244 के तहत प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो आर्टिकल 75 फर्स्ट के तहत क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या भी नहीं होगी। और मंत्रिपरिषद किसकी सलाह से बनाए जाएंगे मंत्री? ये प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? जस्ट बताया क्या है? 213 है।
और जो भी अध्यादेश सेंटर या स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा जारी किया जाता है ये केवल 6 महीने तक वैलिड रहते हैं अगर कोई पार्लियामेंट में बिल नहीं लाया जाता। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है यानी कि यूनियन लिस्ट का कौन सा विषय नहीं है। तो आपका हेल्थ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। अगर बात की जाए तो यूनियन लिस्ट में कितने हैं 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है एंड करंट में कितने हैं 52 हैं। नेशनल एम्बलम भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। अशोक चक्र का रंग कैसा है गहरा नीले रंग है। और जो इसकी लंबाई चौड़ाई है तो इसका लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है 3:2 है। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था सॉरी। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय फल के रूप में किसे अपनाया गया था ये मैंगो को। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय खेल क्या है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग मिसलेनियस में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो कौन सा वो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति ये था। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जो भारतीय संविधान उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो लिखित है द्विस्तरीय सरकार तो ये गलत है। द्विस्तरीय नहीं है त्रिस्तरीय है जब से पंचायती राज आ चुका है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो जो मानव अधिकार आयोग किसके अंतर्गत होता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी 1993 में की गई थी ह्यूमन कमीशन के। निम्न में से किसे अप्रैल 2021 में भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 2021 में किसे किया गया था सुशील चंद्र को लेकिन करंटली कौन है राजीव कुमार है। भारत के किस राज्य विधानसभा में 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां विधायी कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया था। तो कौन सा स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था। जिसने 3 राजधानियों के लिए प्रस्ताव पास किया था। विशाखापट्टनम अमरावती और कुर्नूल ये 3 राजधानियां निर्धारित की थी। कौन सी सरकार आम लोगों से सबसे करीब है। तो कौन सी है स्थानीय निकाय ये आम लोगों से सबसे नजदीक है क्योंकि आप ग्राम प्रधान से कभी भी जाके मिल सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कभी नहीं मिल सकते जल्दी। भारत के किस संविधान में भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है यानी कि स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है। तो स्टेट लिस्ट में क्या है आईपीसी धारा नहीं है यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी में सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ये किसमें शामिल है हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट है।
भोजन में मिलावटी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था ये? तो ये 1954 में लाया गया था अधिनियम। NFWP का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या अर्थ है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी आपका आंसर है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के कामों की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? कब किया गया था ये? तो 1993 में किया गया था। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? यह 1955 में आया था, हिंदू मैरिज एक्ट। और इसमें न केवल हिंदू समारोह बल्कि इसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। यस, 61 में क्या किया गया? महाअभियोग का इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है। महाअभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाअभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। हाँ। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसके लिए महाभियोग नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? इसमें कैबिनेट स्तर का कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने? सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुचेता कृपलानी बने थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्रथम महिला गवर्नर कौन बने थे? कौन? गवर्नर। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PCA के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। किस वर्ष किया गया था प्रावधान में संशोधन? ये 1998 जो 1998 का कानून था उसे में 2018 में किया गया था, संशोधन किया गया था। निम्न पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य DPS पे उपर्युक्त में से संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान के स्थापित करता है? तो आर्टिकल 3 में दिया गया है, सॉरी ये आपका DPS में बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार के बारे में। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो किस में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 84 में है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब लागू किया गया? ये 2006 में कानून लाया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में डैश की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया है। तो किसमें किया है? सेल एंड पेट्रोलियम की परिभाषा में संशोधन किया गया है।
निम्नलिखित में से यानी कि इनको क्या करना है, मैचिंग करना है। क्या करना है हमको, मैचिंग करना है। तो भारत का संघ कौन होता है, राष्ट्रपति आएगा इसमें। ग्राम पंचायत, तो इसमें ग्राम पंचायत कौन आएंगे, सरपंच आएंगे। नगर निगम महापौर या मेयर आएंगे। और स्टेट आपका कौन आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अच्छा हो जाएगा आपका, BDAC हो जाएगा ऑप्शन। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, यानी केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन से इसमें शामिल नहीं है, तो रक्षा व्यय शामिल नहीं है। भारतीय राज्य की कौन से मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थे, तो कौन से मुख्यमंत्री थे वो, सुचेता कृपलानी, जो क्या थे, अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष JB कृपलानी से विवाहित थे। सुचेता कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब इनके पति आचार्य JB कृपलानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के अध्यक्ष थे। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा है, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला किसने कहा था, ये अरिस्टोटल ने कहा था। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो कब किया गया था, 1953 में, सॉरी 1953 नहीं, 1993 में किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मत से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया, जो कि कितने साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। तो 12 वर्ष की कम आयु के बच्चों से कोई दुष्कर्म करता है तो उसको क्या है, मृत्युदंड दिया जाएगा। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, जो 1914 में आया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC यानी सेकेंड ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को किसके अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था, तो किसके अध्यक्षता में किया गया था, ये वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में किया गया था, किसके, वीरप्पा मोइली। राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है, तो राइट्स बिल्डिंग किसका भवन है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का। निम्नलिखित में से किस या क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, तो नागरिक समाज के रूप में किसे नहीं माना जाता, तो विधानमंडल को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है, तो किसमें किया गया है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो आज हमारा ये पॉलिटी यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट टाइम हम आपको जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिएगा। तो यहीं पर हम आपको क्लास समाप्त करते हैं आज। धन्यवाद।